दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ सिद्धांतों और फॉर्मूलाज की मदद से मैंने आपको समझाया था कि टाइम ट्रैवल असल में क्या है। स्पीड ऑफ लाइट से तो यह संभव नहीं है, तो आखिर यह किस तरह संभव है। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। और आज मैं इस वीडियो में एक बार फिर से आपको कुछ सिद्धांतों की मदद से भविष्य में होने वाले टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन की स्थिति के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो स्टीफन हॉकिंग की पार्टी के साथ। तो दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने समय यात्रा की अवधारणा का विरोध करते हुए कहा कि उनके पास इसके कुछ प्रमाण हैं। उनके अनुसार यदि समय यात्रा संभव है तो भविष्य से आने वाले समय यात्री कहाँ हैं? इसका पता लगाने के लिए स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसी पार्टी रखी जिसमें सिर्फ समय यात्री ही आमंत्रित थे। मतलब उन्होंने पार्टी के कार्ड्स तो छपवाए, लेकिन उसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की जब तक कि पार्टी खत्म नहीं हो गई, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि यदि भविष्य में टाइम मशीन बनी है तो उनकी पार्टी में समय यात्री जरूर आएंगे। पार्टी 12 बजे शुरू होने वाली थी। समय बीत रहा था और स्टीफन हॉकिंग इंतजार कर रहे थे। लेकिन वहां कोई नहीं आया। आइए जानते हैं उनकी पार्टी में कोई क्यों नहीं आया। इस पर कुछ विरोधाभास भी है, लेकिन इनको हम कुछ थ्योरी से समझते हैं। सबसे पहले पैरेलल थ्योरी यानी समांतर ब्रह्मांड। इस थ्योरी के अनुसार समय यात्री हॉकिंग की पार्टी में आए थे और एंजॉय भी किया था। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति समय के पीछे जाकर समय में कुछ बदलाव करता है तो वो बदलाव होते तो हैं, लेकिन उन बदलाव की एक अलग रियलिटी बन जाती है। इसे हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए यदि कोई टाइम मशीन बना भी लेता है और समय के पीछे जाकर अपने दादाजी की शादी से पहले ही हत्या कर देता है, तो अब ना तो दादाजी की शादी होगी और ना ही उस लड़के का जन्म होगा जिसने दादाजी को मारा। तो सवाल यह उठता है कि आखिर उसके दादा को मारा किसने, क्योंकि जिसने मारा उसका तो जन्म ही नहीं हुआ, और जिसका जन्म नहीं हुआ उसने आखिर टाइम मशीन कैसे बना ली। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के अनुसार समय के पीछे जाकर यात्रा करना संभव नहीं है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम और स्पेस आपस में जुड़े हुए हैं। टाइम स्पेस थ्योरी से हम समय के पीछे जा सकते हैं और वर्म होल की सहायता से वापस उसी समय में भी आ सकते हैं। इसको अभी हम आगे समझेंगे। अब ग्रैंडफादर की थ्योरी को हम पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी से देखते हैं। इसके अनुसार समय की टाइमलाइन हमारे लिए फॉरवर्ड दिशा में चल रही है और इसी टाइमलाइन में कभी उसके दादा का जन्म हुआ होगा, फिर उसके पिता का जन्म हुआ होगा और फिर उसका जन्म हुआ होगा, और फिर इसी टाइमलाइन में उसने टाइम मशीन भी बनाई और वह समय के पीछे गया और अपने दादाजी के दौर में पहुंच गया। लेकिन वह जिस टाइमलाइन में पहुंचा वह एक नई टाइमलाइन थी जिसमें उसने अपने दादाजी की शादी से पहले ही उनकी हत्या कर दी। अब इससे पहले वाली टाइमलाइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने दूसरी टाइमलाइन पर जाकर अपने दादाजी की हत्या करी है। इसी को ही पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी कहा जाता है। इसके अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल हमारा ही ब्रह्मांड नहीं, बल्कि उसके जैसे अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं, जिसमें हमारे ही जैसे लोग रह रहे होंगे, लेकिन एक दूसरी रियलिटी में। मतलब अगर भविष्य में हम टाइम मशीन में से यात्रा कर भी लें तो हम इन्हीं अनंत ब्रह्मांडों में से किसी एक में पहुंच जाएंगे, लेकिन एक नई टाइमलाइन में, जिससे हमारी टाइमलाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हाल ही में क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को जोड़ने के जो प्रयास हुए हैं उनसे कुछ अलग ही बातें सामने आती हैं। क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी वस्तु की एक से ज्यादा अवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही समय में एक से ज्यादा ऑर्बिट्स में हो सकता है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी भी इसी से बनती है।
इसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो अलग अलग यूनिवर्स में अपनी दो अवस्थाओं जीवित और मृत के रूप में उपस्थित हो सकता है। अब हम आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से टाइम ट्रेवल को देखते हैं। आइंस्टीन ने बताया कि जिस जगह पर गुरुत्वाकर्षण जितना ज्यादा लगता है उस जगह पर समय उतना ही धीमा हो जाता है। यानी कि जैसे आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और बढ़ जाती है, समय धीमा हो जाता है। इस इफेक्ट को देखने के लिए 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्टों ने दो परमाणु घड़ियों को लिया, जिसमें से एक को टेबल पर तथा दूसरे को कुछ उससे 33 सेंटीमीटर ऊपर रखा और टिकिंग की दर में अंतर को मापा गया और पाया कि निचली घड़ी थोड़ी धीमी हो गई क्योंकि वह थोड़ा ज्यादा गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रही थी। इसी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वेटर पर सबसे कम और पोल्स पर सबसे ज्यादा होता है। पेरू का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.763 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि आर्कटिक ओशियन का 9.833 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब वर्म होल के बारे में जानते हैं। वर्म होल, जिनको हम अंतरिक्षीय सुराख भी कहते हैं, या अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ ऐसे सुराख होते हैं जो एक स्पेस टाइम को दूसरे स्पेस टाइम से जोड़ते हैं। इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दो वर्म होल ए और बी हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और दोनों में ही समान समय चल रहा है। अब अगर वर्म होल बी स्पीड ऑफ लाइट से चलकर किसी एक ऐसे एरिया में चला जाए जहां ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो वहां पर समय धीमा हो जाएगा और जब वह वर्म होल चक्कर लगाकर वापस आएगा तो उसे पता चलेगा कि वहां पर 2022 हो चुका है, जबकि वर्म होल ए में अभी तक 2014 ही चल रहा है। अब ऐसे में अगर आप वर्म होल ए से बी में चले जाएं तो आप 2022 में पहुंच जाएंगे और बी से ए में आ जाएं तो आप वापस अपने भूतकाल 2014 में आ जाएंगे। तो आइंस्टीन के वर्म होल सिद्धांत के अनुसार आप इस तरह भूत और भविष्य में वर्म होल के जरिए आ जा सकेंगे। इन सब सिद्धांतों को देखते हुए दोस्तों, अब अगर हम मान भी लें कि भविष्य में कभी टाइम मशीन बन भी जाएगी तो क्या दिक्कतें आएंगी, आइए देखते हैं। तो पहली मुख्य समस्या है ऊर्जा। जैसे कार के लिए जिस तरह पेट्रोल चाहिए उसी तरह हमें समययान के लिए भी काफी सारी भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। इतनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें किसी तारे की संपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करने के तरीके को सीखना होगा। यह असाधारण पदार्थ जैसे ऋणात्मक पदार्थ यानी नेगेटिव मैटर खोजना होगा। एक ऐसा पदार्थ जो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर जाए लेकिन नीचे ना गिरे, या नेगेटिव एनर्जी का स्रोत खोजना होगा। ऐसा माना जाता था कि नेगेटिव एनर्जी असंभव है, लेकिन अल्प मात्रा में नेगेटिव एनर्जी का प्रायोगिक सत्यापन कैशमेयर इफेक्ट से हो चुका है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी का इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन कम से कम तो अभी कुछ अगली शताब्दियों तक संभव ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मैटर अभी तक खोजा ही नहीं गया है। इसके अलावा समस्या स्थायित्व की भी है। गैर का ब्लैक होल अस्थायी हो सकता है या किसी के प्रवेश करने से पहले ही बंद हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स के अंतरिक्षीय सुराग भी किसी के प्रवेश करने से पहले ही बंद हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी गणित अभी इतनी विकसित नहीं हुई है कि हम इन वर्म होल्स के स्थायित्व की गणना कर सके, क्योंकि इसके लिए हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग चाहिए जो गुरुत्व और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों का एकीकरण कर सके। अभी तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का एक ही पात्र सिद्ध हुआ है और सुपर स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसा सिद्धांत है जो अच्छी तरह से परिभाषित अवश्य है, लेकिन इसका हल अभी तक किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, हो सकता है कि भविष्य में लोगों ने टाइम मशीन बना ली हो और वे जानबूझकर हॉकिंग की पार्टी में ना आए हों, क्योंकि उनको लगा होगा कि क्या पता दूसरी टाइमलाइन में जाने के बाद हम वापस अपनी टाइमलाइन में आ ही ना पाएं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सैद्धांतिक भौतिकी में काफी नई खोजें हुई हैं, जिससे प्रभावित होकर स्टीफन हॉकिंग ने अपना मत बदल दिया
अब उनके अनुसार समय यात्रा संभव तो है, लेकिन यह प्रैक्टिकली नहीं है। दोस्तों, अगर आप टाइम ट्रेवल या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको यह पता होगा कि इस थ्योरी में आइंस्टीन ने बताया था कि अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो चलती हुई चीज रुकी हुई चीज की अपेक्षा एक अलग टाइम का एक्सपीरियंस करेगी। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, इसका प्रैक्टिकली प्रूव आइंस्टीन ने नहीं बल्कि रिचर्ड फेनमैन ने किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर इनसे जुड़े आपके कुछ सवाल हैं या इनमें से किसी चीज के बारे में आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।